गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग अपने प्लानिंग के उस दौर में फिर से जाने वाले हैं जहां पे हमने लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियोस में छोड़ा था। और ये टेक्निकली देखा जाए तो हमारे प्लानिंग की थर्ड वीडियो है, थर्ड सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हुआ क्या, जो पहला 5 ईयर प्लान था, पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक मिनट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले। हाँ जी। देखिए, जो पहला 5 ईयर प्लान था हमारा, उसका डेफिनेटली जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। हमने बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए, जैसे भाखड़ा डैम, हीराकुद डैम। अब ये भी आप बताइएगा कि भाखड़ा डैम और हीराकुद डैम जो है वो कहाँ है, भारत के किस स्टेट में आता है। तो हमारा ये मकसद तो था ही। हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ाया और साथ ही साथ हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी अपना एक डेवलपमेंट, अपना एक रोल वहां पे दिया, वहां पे एम्फेसिस दिया, ठीक है। लेकिन वो 1950s का दौर था ना, वो भारत में एक डिबेट को स्टार्ट कर दिया था। उसने ये डिबेट में ये जो सेंटर पॉइंट ये था कि हमें किस तरीके का मॉडल चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो एक स्कूल ऑफ थॉट था बॉम्बे, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था वो था कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट। अब इन्होंने अपने अपने थ्योरीज दी, अपने अपने जो एम्फेसिस है उसको रखा आगे, और साथ ही साथ जो कोर इंटरेस्ट है उन्होंने भी कुछ बातें बोली। तो ये देखेंगे कि इनमें कौन सा स्कूल ऑफ थॉट का जो मेथड है वो आगे माना जाता है, बिलीव किया जाता है, उस पे प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसने भारत में किस तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसके बारे में बात करी। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस। आपने एकदम, मेरे को पक्का पता है कि आप इनका नाम तो जानते होंगे। ये भारत के बहुत ही प्रीमियर, बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिशियन थे। और ये प्रोफेसर महालनोबिस जो थे वो कैम्ब्रिज एजुकेटेड साइकिस्ट है, फिजिसिस्ट भी थे, और फिर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई भी उन्होंने वहां से करी। बट क्या, तो जो कैलकाटा स्कूल का स्ट्रैटेजी था, वो उसका जो कोर था वो ये था कि हमें भारत में एक ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे जाना है जो कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड होगा, जहां पे हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो कैपिटल इंटेंसिव है, इसे लीड कौन करेगा? ये प्राइवेट प्लेयर्स, यहाँ पे उतना उनका रोल नहीं होने वाला है। यहाँ पे पब्लिक जो कंपनीज होंगी, जो सेक्टर्स होगा, जो पब्लिक सेक्टर होगा, उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इन्होंने ये एम्फेसिस दिया था कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट का, ये जो मेन मकसद था। अब इन्होंने इसलिए ये बोला क्योंकि ये ना ऐसे, ये जो कैपिटल इंटेंसिव और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बेसिक, आर द बेसिक फंडामेंटल किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज है। अब इसमें आपको पता है कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए वो कौन करेगा भाई? वो क्या आपका प्राइवेट प्लेयर आके कर देगा क्या? अभी तो हमारे देश में नेसेंट स्टेज में, अभी हमारा बेबी स्टेज है, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। तो यहाँ पे जो रोल होगा वो उन्हें स्टेट को प्ले करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को मतलब प्ले करना पड़ेगा। जब आप इन हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को लगा दोगे, बड़े सारे प्लांट्स लगा दोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यार देखो, ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका जो रिटर्न होगा, जो रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? वो टाइम जहां पे जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आता है, तो इन इंडस्ट्रीज में ये जो गेस्टेशन पीरियड है वो काफी हाई होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको उन सारी इंडस्ट्रीज के पूरे बैकग्राउंड को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाओगे, जैसे आप स्टील कंपनी अगर आप नहीं बनाओगे, स्टील इंडस्ट्रीज आप सेटअप नहीं करोगे, तो उस केस में अगर फ्यूचर में आपको कार बनाना है, बाइक्स बनानी है, जो कि अल्टीमेटली इन्हीं इंडस्ट्रीज का रोल से ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो बन नहीं सकता है। तो यस, आपको ट्रैक्टर बनाना है जिसका अगेन आप एग्रीकल्चर में यूज करोगे। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैपिटल गुड कर लोगे, इंडस्ट्रीज बना लोगे, तब हम फिर उसके बाद वो कस्टमर के पूरे एरिया में, कस्टमर के पूरे प्रोसेस में चले जाएंगे। आपने कैपिटल इंडस्ट्रीज लगाई, अब उसी कैपिटल इंडस्ट्रीज में जो चीजें यूज होती हैं, फिर आप उस चीज का यूज करके रॉ मटेरियल के तौर पे आप ऐसे इंडस्ट्रीज में जाओगे जहां से फिर आप कोलगेट बना सकते हो, है ना, जहां से आप टूथपेस्ट बना सकते हो, बिस्किट का प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपको मशीन तो चाहिए, ठीक है। तो ये इन स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन कंटेंशन था, जो मेन सॉरी व्यू था।
अब यहाँ पे जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है 1950s के दौर में ही कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट से थोड़ा सा अलग था। अब ये थे बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के लोग, जैसे एक वकील है, सीएन वकील, है ना, और फिर आपका ब्रह्मानंद, ये बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के लीडिंग जो प्रोपोनेंट कहे जा सकते वो थे। अब इनके हिसाब से भारत के पास स्टार्टिंग में उतना पैसा था नहीं, ये भी सही बात है यार, गलत थोड़ी बोल रहे कुछ, इनके पास फाइनेंशियल कैपिटल था नहीं। और एक चीज लेकिन हमारे पास थी, वो थी हमारे पास बहुत सस्ती रेट में ह्यूमन लेबर, क्योंकि हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, है ना। ऐसे आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर के सेक्शन में अगर जहाँ पे दो लोग के रहने से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें तो 5 लोगों को काम में लगाना है, क्योंकि जो 3 लोग हैं उनके पास काम ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो 3 लोग हैं वो फुल्ली रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये तो बैठे हुए हैं। तो ये जो 3 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। देखने में लग रहा है कि हाँ भाई, कि हाँ ये काम कर रहे हैं, बट स्टिल अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से काफी कम है। उस केस में ये 3 जो लोग हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें पता था कि हमारे पास लेबर तो काफी सस्ते हैं। मान लो अगर 3 लोग को आप कहीं भी कुछ दे दो ना इन एग्रीकल्चर के फील्ड के अलावा, तो वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे पास और ऑप्शन तो है नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम इन सरप्लस लेबर का यूज करके ऐसे गुड्स को बनाएं जिस गुड्स को वही जो कंज्यूमर बेस है यूज करे। वेज गुड्स का मतलब क्या होता है ना, कि आपने ऐसे चीजों का निर्माण करा, ऐसे चीजों की फॉर्मेशन करी, ऐसे चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करी जो अल्टीमेटली वो लोग यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, जो अभी आपके देश में बहुत बड़ा जिनका पॉपुलेशन है, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, स्नैक्स, रेडियो, ये सब सारी चीजें हैं। तो अब इसमें आपको अगर बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको उतने कैपिटल नहीं चाहिए जितना आपको स्टील प्लांट लगाने में कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आपका कैपिटल कम है तो रिस्क भी काफी कम है ना, क्योंकि आपको पता है कि यार तुरंत मेरे को 1-2 साल के अंदर यहाँ पे रिटर्न्स मिलने लगेंगे और मेरे को वेट नहीं करना है 10-12 साल तक के लिए। तो जब यहाँ लो कैपिटल है, लो रिस्क है, तो बिजनेस डेफिनेटली यहाँ पे ये जो बिजनेस का जो एरिया है ना, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट तो करेगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट क्विक है, रिटर्न्स काफी रैपिड है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। अब लेबर जो होंगे वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो बेसिकली वही अपने वेज से कंज्यूम करेंगे, है ना। आपने वहां पे ऐसी चीजों का फॉर्मेशन करा, प्रोडक्शन करा, फिर आपको बाद में सैलरी मिलेगी, आप उसी सैलरी का यूज करके वही चीजें खरीदोगे, इसलिए हमने वेज गुड्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जहां पे मैंने चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो है ना, जहाँ पे वेज गुड्स को प्राइमरी फोकस पे लाया गया, वो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या एशियन टाइगर्स जिसे आप बोलते हो, ताइवान, साउथ कोरिया, इन्होंने जब अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फेज स्टार्ट करा तो इन्होंने वेज गुड्स के फोकस से ही किया था, ठीक है। चलो, हाँ, अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। देखो, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि जो भारत के उस टाइम लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे ना, वो कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट को ही फोकस कर रहे थे, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो जो स्कूल था वो महालनोबिस ने लीड किया था। और ये भी आपको याद आ रहा होगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्यों बोला कि वो महालनोबिस मॉडल था, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट था जिसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। जहां पे सरकार का मेन मकसद क्या था, अगेन मैंने यहाँ पे चीजें समझा दी है कि आपको बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज बनाना है, ठीक है। और साथ ही साथ हाउस होल्ड सेक्टर पे देखो, 2 सेक्टर हमने, एक तो बोला कि हेवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे जो प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, जहां से हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वहां पे नींव रखी जाएगी। लेकिन घर घर लेवल पे, गांव के लेवल पे हम विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देंगे, जिसके चलते वो क्या करेंगे, वो भारत में कंजम्पशन गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। एक साइड आपने कैपिटल गुड्स बना दिया, अब एक साइड आप क्या करोगे, आप कंजम्पशन गुड पे भी ध्यान दे रहे हो। तो इट्स अ 2 pronged अटैक, है ना। ये 2 तरीके से देखा जाए तो अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि बड़े लेवल पे आपने कैपिटल गुड्स पे ध्यान दिया है और दूसरे साइड आपने कंजम्पशन गुड्स पे भी ध्यान दिया है, ठीक है। तो इट्स अ 2 pronged अटैक, जहां से जिसके बेसिस पे भारत की जो स्टैटिक इकोनॉमी है उस पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। हाँ, ओके। अब ये जो मॉडल है ना, हमने बहुत अच्छे से कवर किया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है या सेकेंड 5 ईयर प्लान है,
तो अगर आप देखोगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जहां पे हमने बात करी कि हम बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उसी का मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाए। हमने 3 स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में, ये इन्हीं मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में ही हमने लगाए। हमने कोल प्रोडक्शन किया। ये सारी चीजें हमने इसी टाइम क्यों किया? अब समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसी चीजें क्यों करी इसी 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और साथ ही साथ सेकेंड प्लान जो डॉक्यूमेंट था, उन्होंने ये भी बोला कि हमें जो सोशलिस्ट आइडिया है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे आप बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जहां पे हेवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते हो, और जहां पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, उन सबको करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज को इसलिए भी प्रमोट किया था ताकि भारत जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट का एक और तरीका क्या है कि आप उन सारी चीजों का इंपोर्ट नहीं करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है। जब आपके पास घर में पड़ा है तो फिर उसका यूज कर लो ना भैया, है ना? तो यूज कर लो। अब जब आप यूज करोगे तो सिंपल से बात है कि यू आर सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स, ठीक है, ये इन्होंने बोला, ठीक है। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के रिगार्डिंग, या जो 5 ईयर प्लान है इसके रिगार्डिंग, जो बिजनेस क्लास का व्यू था, उन्होंने देखो, उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना कि यार भारत में इतने आजादी के बाद आपने तुरंत ये हेवी इंडस्ट्रीज पे प्रमोट कर दिया है, पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा आप वहां पे लेके आ रहे हो, प्राइवेट प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस क्लास को तो वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब भारत में आजादी के बाद इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे चला गया था, और जब यही बिजनेस क्लास ने भारत में उस दौर में जहां पे भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वहां पे भी इन्होंने बहुत सपोर्ट नहीं किया था। तो जो नॉर्मल पीपल थे, उनको हमेशा से लगता था कि बिजनेस क्लास आर द वन जिन्हें हमें ब्लेम करना चाहिए फॉर ऑल द मिस्टेक्स, फॉर ऑल द जो भी चीजें खराब हुई हैं। इसलिए बिजनेस जो पर्सनालिटीज थे या जो पूरा एक एनवायरमेंट था, उनके अगेंस्ट था, इसलिए दे वर क्वाइट डिफेंसिव, ठीक है। अब भारत ने 1954 में एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात भी किया था, वहां पे एक्सेप्ट किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तौर पे। और देखा जाए तो महालनोबिस का जो थिंकिंग था सेकेंड प्लान में, उसको इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ने एक्सटेंड किया, जहां पे हमने 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करी, क्योंकि उनका फोकस अगेन पब्लिक सेक्टर पे ही था, ठीक है। जैसे आयरन स्टील कंपनीज, माइनिंग, मशीन, है ना, तो हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, ये सारी चीजें। अब इन रिजर्वेशन के पीछे लॉजिक क्या है, आपको भी पता समझ में आ गया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए जो कि स्टेट ही कर सकता है। और इसी बेसिस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इस महलनोबिस मॉडल का रिजल्ट क्या हुआ? सिंपल सा बात है कि इसे एक्सेप्टेंस मिली, है ना। और इसे एक्सेप्टेंस के साथ जब देखा गया कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा डिफाइनिंग है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को काफी रेस्ट्रिक्ट किया गया। जैसे वो सारी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने छोड़ के रखी भी थी थोड़ी सी, उस पर इतना हमने कंट्रोल लगाया लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू, लाइसेंस रिक्वायरमेंट के थ्रू, कि ऑलमोस्ट उनके लिए काम करना मुश्किल तो हो गया। तो कहने का बात था भाई कि उनके लिए हमने थोड़ा सा भी जगह छोड़ा था नहीं, हमने लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू जो भी थोड़ा सा जगह बचा हुआ था उसको भी हमने दफना ही दिया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जब फॉर्मलाइज्ड हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, अब देखो हुआ क्या। इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, भारत में एक कानून लाया गया। और इस कानून के बेसिस पे हमने बोला कि भारत में एक लाइसेंसिंग सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के बेसिस पे हमने लाइसेंसिंग सिस्टम को फॉर्मलाइज करा, उसके फ्रेमवर्क को डिसाइड किया या डिजाइन किया। अभी लाइसेंसिंग किस चीज के लिए? तो जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके एंट्री, उनके एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी कैसा यूज करोगी, कैपेसिटी क्या होगी,
लोकेशन क्या होगा, इंपोर्ट कितना कंटेंट होगा, एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन एवरी माइन्यूट थिंग, जो कि एक ऑपरेशनल डिसीजन होना चाहिए था, जो कि एक काफी टैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए था, हमने हर डिसीजन में स्टेट का इंटरफेरेंस इंश्योर कर दिया। और बहुत ही फेमस चीज बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है कि whenever there is people, more people involved in the process of bureaucracy, वहां पे करप्शन का चांसेस तो होना ही है। तो ये जो स्टेट का सुपरविजन हुआ ना, उससे भारत में एक लाइसेंस राज्य की शुरुआत हो जाती है। ये लाइसेंस राज जो लगभग 1990s तक चलते जाता है। ये लाइसेंस राज जिसका शायद इंटेंट अच्छा ही हो कि भारत चूंकि कॉलोनियल एक लेगेसी के साथ आ रहा था, एंड वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रीज, वी वांटेड टू इंश्योर कि चीजें खराब ना हो, लेकिन rather than giving the benefits, it turned out to be more dangerous for the companies जो बची हुई भी थी। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भारत में देखने को मिलता है, जहां पे हमने लाइसेंसिंग राज का एक दौर देखा। साथ ही साथ भारत में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इट वाज नथिंग लाइक कि सिर्फ 1991 में जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार थी, हमें उसी टाइम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नहीं, इससे पहले भी कई बार प्रॉब्लम हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास काफी कम थे। ये 1956 और 57 की बात की जा रही है। तो ये एक जो बैकग्राउंड था ना, उस केस में भी जब हमने देखा कि यार हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, तो हम इंपोर्ट नहीं करते रह सकते। इंपोर्ट आप करोगे बार बार, तो उससे क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यूएशन काफी कम हो जाती है, क्योंकि आप जब पेमेंट करने जाओगे, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू पे समथिंग फॉर विच यू हैव लाइक यू हैव टू पे फॉर समथिंग जो आपने खरीदा है, तो आप उसको फॉरेन करेंसी में पे करोगे। उस केस में योर डोमेस्टिक करेंसी विल बी डिवैल्यूड, या फिर उसका जो इंपॉर्टेंस है कम होएगा। तो अल्टीमेटली आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो और फर्दर हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज और कम पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप यू आर पेइंग फ्रॉम आउट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसलिए भी हमने बोला कि हम जो इंपोर्ट है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल पे भी अपना एक स्ट्रिंगेंट एक ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फिर ये एक प्रॉब्लम तो था ही, हमने ये बताया आपको, यानी कि एक विशेष सर्कल का फॉर्मेशन हो गया था, जहां पे लाइसेंस राज था भारत में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज चल रहा था। और साथ ही साथ हमने ना, आपको अगर याद होगा कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि वी वांटेड टू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एज वेल एज द सोशलिस्टिक सिस्टम, लेकिन हम पता है क्या चीज मतलब हम लोगों ने क्या लिया, वी एंड अप इन हैविंग द वर्स्ट ऑफ बोथ द सिस्टम, जहां पे हमने सोशलिस्टिक पैटर्न का वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन नेक्सस देखा, जहां पे हमने ये देखा कि कैसे बिजनेस क्लास अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए चीजों को रेगुलेट करने लगे थे। तो हमने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का दोनों का एक बहुत ही वर्स्ट फीचर देखा। हमने मोनोपोलीज देखी, कुछ कंपनीज ही थी, तो कैपिटलिज्म का सबसे खराब फीचर मोनोपोली वाली ही है। हमने कंट्रोल देखा, जहां पे सोशलिस्टिक का सबसे खराब फीचर क्या है कि स्टेट कंट्रोल, जिसके चलते इनोवेशन नहीं हुआ, कंपटीशन नहीं था, सोशल जस्टिस नहीं मिला, वेलफेयर नहीं हुआ। इन सब चीज के बावजूद कैसे आपको लगता है कि भारत में एजुकेशन अच्छा हो सकता है ना, पब्लिक हेल्थ मिल सकता है? तो हमारे पास वी वर लाइक क्रम्बलिंग टू हैव अ ग्रेटर एंड वेरी साइजेबल एंड वेरी एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म खराब है, सोशलिज्म एज अ आइडियोलॉजिकल फीचर इज अट्रैक्टिव इन इटसेल्फ, लेकिन भारत जब 200 सालों के बाद फ्री हुआ और जब हमारे पास एक सेंस ऑफ होप था, वी फाउंड इट थ्रू द सोशलिज्म, क्योंकि हमारे पास हमने वो एक दौर देखा था जहां पे कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लोगों ने हमें लूटा था। वी वर लूटेड बाय द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द कैपिटलिस्टिक लॉबीज, है ना। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है, तब समझ में आया कि जो स्टेट को आप पावर देते हो, द स्टेट डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंटेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि वही स्टेट थी जिसने सोशलिज्म, क्योंकि अभी भी 15 साल ही हुए थे हमें आजादी को,
और उस 15 साल के बावजूद हमने, वो दौर देखने के बावजूद हमने ये लाइसेंसिंग राज देखा, हमने मोनोपोलीज का क्रिएशन देखा, हमने एक एग्जॉर्बिंट इन्फ्लेशन रेट देखा, हमने ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस देखा। तो हमारे पास तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो था ही। हमने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एजुकेशन प्रिविलेज के, कुछ प्रिविलेज क्लासेस के लिए ही एक्सेसिबल हो गया था, और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन था उसे तो आपने रखा ही नहीं, है ना। तो हमने एक तो लेगेसी देखी थी वो सारी चीजें, और उसी के बिहाफ में हमने बोला कि सोशलिज्म ही करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टेट हम पे बहुत ध्यान देता है, वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यानी कि जो प्रॉब्लम है ना, वो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो हमने एक अच्छा फीचर भी लेने की कोशिश करी थी, वो एज अ प्रिंसिपल खराब नहीं है, बट उसका जो परफॉर्मेंस हुआ, उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ, उसके जो पॉलिटिकल विल थे वो अच्छे नहीं रहे। इसका मतलब क्या था कि स्टेट डज नॉट नेसेसरीली वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, है ना। ये बात हमें समझ में आई। अब क्या दिक्कत हुआ सोशलिज्म के पूरे प्रोसेस में, क्या दिक्कत हुआ? देखो, सोशलिज्म से दिक्कत ये हुआ ना कि हमने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जहां पे हम बहुत ही इन्वॉल्व थे। क्योंकि अगेन हमें बात समझ में तो आती है कि हम किस लेगेसी को लेके आ रहे थे, किस बैकग्राउंड से आ रहे थे। तो हमने उस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे एक काफी इनर वर्ड पॉलिसी अपनाई, जहां पे हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया, जबकि अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते थे या अपने इंडस्ट्रीज को और प्रमोट करते तो शायद हो सकता था, कुछ बेहतर चीजें हो जाती। हमने वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। हमने इंपोर्ट में काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। हमने एक बहुत ही घटिया पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल सेट किया, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई मतलब एफिशिएंसी नहीं है। हमने जो प्राइवेट प्लेयर्स बचे हुए भी थे उन्हें इतना रेगुलेट किया कि दुनिया के सबसे वर्स्ट कंट्रोल में माना जाने लगा। कंपटीशन तो छोड़ ही दो, कंपटीशन तो था ही नहीं। अब बैलेंस पेमेंट क्राइसिस और फॉरेन कैपिटल इनस्टेबिलिटी के बैकग्राउंड में हमने फॉरेन कैपिटल डिस्करेज कर दिया। नहीं, हमें नहीं चाहिए फॉरेन कैपिटल। जिस देश में 100 रुपया का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उस देश के डोमेस्टिक लोगों के पास 30 रुपए हैं, उनके लोगों के पास, तो आपको 70 रुपए चाहिए ना भाई बाहर से। नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों? हमारे पास वो जो एक बैकग्राउंड रहा जो मैंने बताया, हमने टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं लिया, हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। और साथ ही साथ जब आप बार बार स्ट्राइक्स करोगे, ऑर्गेनाइज लेबर, ट्रेड यूनियन, इतने सारे प्रॉब्लम्स, तो लो प्रोडक्टिविटी तो होनी ही थी। तो अल्टीमेटली हमने बहुत ही एक हेवी प्राइस पे किया अपने उस सोशलिज्म के आइडियोलॉजिकल जर्नी में। हमने एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका नहीं दिया, हमने स्टेट में हेवीली अपना भरोसा दिखा दिया। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा सोवियत के इकोनॉमिक पूरे मिरेकल से इतने ज्यादा मेस्मराइज्ड हैं कि हम बायस हो चुके थे हेवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने को लेके। और ये ऐसा भी हमें लगता था, लग रहा था, क्योंकि हमने एक ट्रिकल डाउन अप्रोच में बिलीव किया। अब ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है? ट्रिकल डाउन का मतलब है कि मैं जैसे पानी का एक गिलास ले लूं, ठीक है। अब पानी का जब गिलास होता है तो वो जब भरा हो जाए, जो भर जाएगा पानी का गिलास, अगर आप उसको हल्का सा टिक कर मतलब ढकेलोगे तो वो पानी छलक के नहीं नीचे जाता है। तो ट्रिकल डाउन का मतलब वही होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो जाए कि जब आप उसको हल्का सा भी मतलब पुश करो तो उसका जो बेनिफिट है वो नीचे तक चले जाए। मतलब एट वंस आपने बिजनेस क्लास को काफी प्रमोट कर दिया, आपने ग्रोथ इतना अचीव कर लिया जिसके चलते लोअर सेक्शन में वो बेनिफिट अपने आप चला जाएगा। कैसे? जब बड़े बड़े बिजनेस हाउस के पास पैसा आएगा, वो क्या करेंगे? वो इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज में, वो इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस को बढ़ाने में, वो कंपनीज और नए खोलेंगे। जब वहां नए कंपनीज खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट नया करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वही जब लोग हायर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनके पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी में डिमांड करेंगे, और उसके बाद डिमांड के बाद फिर से और वहां पे कंपनीज जो है एग्जिस्टेंस में आएंगी। ये ट्रिकल डाउन अप्रोच। बट हमने ये एज्यूम किया कि कंपनी जो है जिनके पास पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करेगी। व्हाट इफ वो इन्वेस्ट करे ही ना? एजम्पशन फेल, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो दिक्कत तो है यहां पे।
ये ट्रिकल डाउन अप्रोच पे हमने ज्यादा भरोसा किया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि पब्लिक सेक्टर ने काम ही नहीं किया अपने एक्सपेक्टेशन से, तो हमें बहुत ही नीचे अपना परफॉर्मेंस रखा उन्होंने। इनइक्वालिटी, अरे इनइक्वालिटी कहां से कम की उन्होंने और बढ़ाई इनइक्वालिटी। हाँ, अपने अंदर इनइक्वालिटी काफी उन्होंने लाई होगी। पब्लिक सेक्टर्स के जो प्लेयर्स होंगे, सीईओ, स्टाफ, है ना, उनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, हाँ उनके बीच में इनइक्वालिटी हो सकती है कि भाई एक इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, एक इंसान 2 करोड़ कमा रहा है। हाँ, वो एक समझ सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीजें हर जगह के मतलब अंधेरा था। देयर वाज स्टिल समथिंग जो भारत ने अचीव करा। हमने जो ग्रोथ अचीव करा फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान्स में, वो इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन हाँ वो सफिशिएंट भी नहीं था। ठीक है, खैर अभी कुछ पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बोलो क्या ये आप बस नेगेटिव नेगेटिव चीजें बात कर रहे हो, बट यस, चलो ठीक है, लेट्स गो इनटू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। मैलेनोबिस मॉडल ने भारत में कैपिटल को डीपेन किया। अब इससे क्या हुआ कि भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मशीन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया। आयरन कंपनी, स्टील कंपनी, ये सारी चीजें बनने लगी। हमने आईआईटीज और आईआईएम्स, आपको भी पता है कि भारत में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 ईयर जो प्लान रहा, वहां पे हमारा जो एम्फेसिस था वो इट वाज मोर ऑन द पार्ट ऑफ द हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एंड नॉट ऑन द प्राइमरी एजुकेशन या फिर जो हमारा एडल्ट एजुकेशन, उस पर ध्यान नहीं था हमारा। लेकिन खैर, इट हैज अ रोल टू प्ले। आप देखते हो कि आज भारत में या दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं टेक्निकल फील्ड में, सीईओ के फॉर्म में, दे आर डेफिनेटली, दे माइट हैव रीड, या उन्होंने कहीं ना कहीं तो आईआईटी या आईएम से तो पढ़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भारत ने लार्ज पब्लिक सेक्टर क्यों बनाया और आजादी की कुछ ही समय के बाद। तो समझते हैं कि पॉलिसी मेकर्स का थॉट प्रोसेस क्या था, है ना। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें लगता था कि भारत में आजादी के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ा बिग पुश चाहिए। बिग पुश चाहिए। बिग पुश का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर आपने, एक प्राइवेट प्लेयर है एंड उसे लगता है कि उसे एल्युमिनियम की कंपनी बनानी है, उसने एल्युमिनियम की कंपनी खोल तो दी, लेकिन अगर एल्युमिनियम का डिमांड ही नहीं हुआ तो तब तो क्या फायदा। अब एल्युमिनियम, अगर स्टार्टिंग के दौर में अगर आपको एल्युमिनियम की कंपनी खोलनी है तो आपको यह भी इंश्योर करना है कि इसकी डिमांड भी हो। वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप एयरक्राफ्ट फैक्ट्री भी खोलो, ताकि आप एल्युमिनियम की डिमांड कर सको। आप कूलर, फैन, इन सब की भी इंडस्ट्रीज खुलवाओगे, यानी कि आपको एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो भी डिफरेंट फील्ड में। वो प्राइवेट प्लेयर थोड़ी कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो बिग पुश कहां से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा, और उसी बिग पुश के अराउंड, गवर्नमेंट के अराउंड जो है मार्केट इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और फिर हमारा जो है वो इकोनॉमिक बूस्टअप आगे बढ़ेगा। और आज देखो आप, यही रीजन है कि जितने भी लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक के जो भी आपके बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट हैं, वो आज प्राइवेट प्लेस में कहीं ना, प्राइवेट बैंक्स में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है पहला फेज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन जो 1950 से लेके 1955 तक हमने देखा। अब समझते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन आफ्टर नेहरू 1965 टू 1991, लेकिन ये लेट्स इसको थोड़े से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।